Okay students, so we have completed the primary data collection method and each and every aspect that way. Now as we have discussed earlier, this is secondary type of data also. सेकेंडरी डेटा जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे बिकॉज दिस डेटा दैट इज सेकेंडरी डेटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट समवेयर और आई विल से कलेक्टेड अर्लियर. कहीं ना कहीं इस डेटा का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, आपको बस उस सोर्स को एक्सेस करना है और वहाँ से उस डेटा को सिंपली आपको ग्रैब कर लेना है, पिक कर लेना है. तो यहाँ आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है. और इसी वजह से हमने डिस्कस किया था कि जब हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंसेस देख रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी डेटा इज़ गोइंग टू बी take lot of efforts, cost, money and resources wise, and same way on the another aspect we have discussed that secondary data will request smaller issues like time or smaller resources like time, money, manpower involved. तो secondary data में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी. ओके, यहाँ मैंने आपको कुछ डिटेल दी है अबाउट सेकेंडरी डेटा सोर्सेस. यहाँ आप देखेंगे तो मैंने इनको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. स्टिल अगर आपको इसमें इन रिसोर्सेज से रिलेटेड बुकलेट्स या चीज़ों के नाम चाहिए तो यू कैन प्लीज़ गो एंड हैव ए लुक एट योर बुक. उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी बट वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सो क्विकली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर सेकेंडरी डेटा सोर्सेज. तो वेरी फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट है और उसके अलावा नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनके टाइम टू टाइम पब्लिकेशंस आते रहते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उनके रिव्यूज़ आते हैं, वो सब इसमें काउंट होगा. जैसे गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स की लॉन्चिंग या लॉन्चिंग के दौरान या फिर उसके कंप्लीशन होने पर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करती हैं, उनके प्रोग्रेस को शो करती है, तो वो सब यहाँ पर काउंट होगा. इसके बाद आती है रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़. रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ का मतलब है कि गवर्नमेंट कई बार इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए या कभी किसी इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से या कभी स्टडी के पर्पस से टाइम टू टाइम कमिटीज़ बनाती हैं या ग्रुप ऑफ पीपल्स को अपॉइंट करती हैं. वो ग्रुप ऑफ पीपल्स अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं. उन रिपोर्ट्स में उन्होंने जो सर्वे किया, जो स्टडी किया, उससे क्या रिजल्ट्स निकल के आए, क्या प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं, वो सब चीज़ों को एड्रेस किया जाता है. तो those reports of committees and commissions are also going to be a good idea here. Next is publication of trade associations. आज हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसी वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पर ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेसेस आर इन अबंडेंस. एक चीज़ ये ज़रूर है कि अभी थोड़ा कोविड-19 और कोरोना की वजह से थोड़ा कमर्शियल एक्टिविटीज़ उस लेवल पे नहीं चल पा रही है जिस लेवल पे वो होती है, बट स्टिल ट्रेड अब ऑन हो चुका है, बिजनेसेस ऑन हो चुके हैं. तो आज जैसे देखिए कि अलग अलग ट्रेड एसोसिएशंस बने हुए हैं. हम भिलवाड़ा की ही बात करें तो भिलवाड़ा में सबसे बड़ा जो बिज़नेस है या जो सबसे बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं दैट इज़ अबाउट टेक्सटाइल. तो यहाँ टेक्सटाइल यूनियंस बनी हुई है, टेक्सटाइल एसोसिएशंस बने हुए हैं. वो टाइम टू टाइम अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड रिपोर्ट सबमिट करती हैं, इवन न्यूज़पेपर्स लॉन्च करती हैं, मैगजीन्स वगैरह लॉन्च करती हैं. तो वहाँ से आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का अच्छा खासा डेटा या इनपुट या रिपोर्ट्स आपको मिल पाएगी. तो पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन इज़ ऑल्सो देयर. नेक्स्ट इज़ पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इंस्टीट्यूशंस एंड स्कॉलर्स. देखिएगा, आज हम जानते हैं कि नॉलेज इज़ हैविंग एन इन्फिनिट एरिया. नॉलेज का कोई एंड नहीं है. नॉलेज को जितना आप चाहें और बढ़ा सकते हैं. तो आज जितने भी हम फील्ड्स देख रहे हैं, हर फील्ड में रिसर्च चल रहा है. रिसर्च का मतलब ये है कि वो थियरीज़ जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाई हैं, वो थियरीज़ जिनको अभी तक एक्सप्लेनेशन में नहीं लाया जा सका है या कॉमनली अभी तक एक्सेप्टेबल थियरीज़ के तौर पे वो डिस्कस नहीं हो रही हैं और उनका डेवलपमेंट चल रहा है. तो इस तरीके से रिसर्च कंडक्ट होते रहते हैं, ना केवल साइंस फील्ड में बल्कि कॉमर्स फील्ड में, स्टैटिस्टिक्स के फील्ड
फील्ड में रिसर्च अभी भी हो रहे हैं। आपने जैसे आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स हैं, या प्लानिंग का चैप्टर आप पढ़ोगे, बिजनेस के रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी ये सारी चीज़ें फाइनल नहीं हुई है, कुछ ना कुछ इनोवेशंस डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उनका काम होता है रिसर्च करना। तो ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और स्कॉलर्स जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके पेपर्स या उनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी आपको एक अच्छा सोर्स हो सकती है सेकेंडरी डेटा के तौर पे। जैसे आपको कह दिया गया कि भाई डीमोनेटाइजेशन पे आपको एक स्टडी तैयार करनी है। अब ऑलरेडी आप नेट पे जाएंगे तो डीमोनेटाइजेशन पे बहुत से जनों ने बहुत सारी स्टडी रिपोर्ट्स पेपर्स वगैरह सबमिट किए हुए हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से अपना डेटा उठा सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। नेक्स्ट इज़ जनरल एंड पेपर्स। तो इसमें आपके आते हैं न्यूज़पेपर्स, आपके आते हैं मैगजीन्स अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस मैगजीन्स हो सकती है, स्पोर्ट्स मैगजीन्स हो सकती है, हेल्थ केयर से रिलेटेड मैगजीन्स हो सकती है। न्यूज़पेपर्स में आप बहुत सारा डेटा देखते हैं, बहुत सारी खबरें देखते हैं, उनके साथ नंबर्स, न्यूमेरिक फैक्ट्स वगैरह भी आते हैं, तो दैट कैन बी ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ दिस। एंड फाइनली इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का नाम आया, जैसे हम बात कर सकते हैं UN, वर्ल्ड बैंक, हम बात कर सकते हैं IMF, WTO, WHO, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में टाइम टू टाइम स्टडीज़ चलते रहते हैं और ये अपने रिलेटेड डेटा स्टैटिस्टिक्स वगैरह को पब्लिश करते हैं, और इनकी वेबसाइट्स वगैरह पे भी ये कंटेंट अवेलेबल होता है। तो यू कैन गो एंड हैव ए क्लोज वॉच ऑन टू ऑल दैट टू गेट द इंफॉर्मेशन। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड है और आपको बस वहाँ से उठा के इसको कॉपी करना है। In the very final topic of this particular chapter, there is some precautions given to you related to the secondary data. जब भी आप secondary data use कर रहे हैं तो आपको कुछ precautions रखनी पड़ेंगी, because हमने discuss किया था कि secondary data is लेस ओरिजिनल, सेकेंडरी डेटा इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, तो उसमें कुछ गलतियां हो सकती, कुछ मिस्टेक हो सकती है। मतलब कुल मिला के सेकेंडरी डेटा थोड़ा ट्रस्टेबल नहीं होता है, ट्रस्ट इश्यूज उसके साथ रहते हैं। तो क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जहाँ से भी हम इस इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं कि क्या वो एक ट्रस्टेबल सोर्स है या नहीं, वो इंस्टीट्यूशन, वो पर्सन, वो वेबसाइट, वो डिपार्टमेंट, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, क्या वो एक ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्टेबल पर्सन है, ट्रस्टेबल सोर्स है, और कितना बेटर तरीके से वो डेटा कलेक्ट वगैरह करता है या उसको प्रोसेस करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर उसने रफली विदाउट कोई नेसेसरी प्रिकॉशन लिए या विदाउट कोई साइंटिफिक टेक्निक के मेथड के डेटा कलेक्ट किया होगा तो वो डेटा गलत होगा और ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारी स्टडी भी स्पॉइल होगी। तो आपको देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम डेटा उठा रहे हैं वो ट्रस्टेबल सोर्स है या नहीं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम जब वो डेटा कलेक्ट किया गया था वो किस ऑब्जेक्टिव से किया गया था, उसका एम क्या था एंड उसका स्कोप क्या था। स्कोप की वजह से होगा क्या कि डेटा कितना वाइड डेटा आपको मिलेगा या कितना लो डेटा मिलेगा, ये स्कोप पे डिपेंड करता है। अगर पिछली स्टडी का स्कोप बहुत डीप होगा तो आपको बहुत डीप डेटा देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाएगी। बट अगर उसका स्कोप इतना डीप नहीं होगा, इतना वाइड नहीं होगा, इतना वास्ट नहीं होगा, तो जो आपके पास डेटा आएगा वो बहुत कॉम्पैक्ट डेटा होगा, वो इतना वाइड नहीं होगा और हो सकता है फिर वो आपके भी जो स्टडी कंप्लीट करने जा रहे हैं उसको कंप्लीट ना कर पाए। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कलेक्शन, कि ये जो डेटा पहले कलेक्ट किया गया था जिसको हम अब कॉपी करने जा रहे हैं, ये डेटा पहले किस मेथड से कलेक्ट किया गया था। मेथड्स हमने बता दिए हैं कि डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, क्वेश्चनर मेथड्स थे, मेलिंग मेथड था, इन्यूमरेटर मेथड है, कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये पहले किस मेथड से कलेक्ट हुआ था, क्योंकि हमने बताया था कि हर मेथड के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, यानी अपने बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। तो वो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पहले किस मेथड से हुआ होगा, तो आपको रिलेटेड मेरिट्स आसानी से क्लिक हो जाएंगी और क्या डीमेरिट्स रही होंगी या क्या कमियाँ होगी वो भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज टाइम एंड कंडीशंस ऑफ द कलेक्शन। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ द कलेक्शन का मतलब है कि ये डेटा
किस टाइम पीरियड में और किन कंडीशंस में कलेक्ट किया गया था। जैसे जस्ट एन एग्जांपल का मैं बात बताता हूँ कि आप मान लीजिए भीलवाड़ा सिटी के टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर के आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑब्वियस है कि हर मंथ का या कंप्लीट ईयर का और हर सीज़न का टेम्परेचर हमारे पास डेटा होना चाहिए। अब मान लीजिए आप गूगल पे गए और आपने केवल मार्च मंथ का टेम्परेचर उठा के अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्च का जो हमारा ड्यूरेशन होता है उसका टेम्परेचर अलग है। आपने केवल जून का टेम्परेचर लेके भीलवाड़ा के एवरेज टेम्परेचर की स्टडी, एनुअल एवरेज टेम्परेचर की स्टडी दे दी, गलत है। आप अगर एनुअल बेसिस पे टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हो तो यू मस्ट गो विद एवरी मंथ। हाँ, अगर आप किसी सीजन वाइज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि विंटर सीजन में भीलवाड़ा का टेम्परेचर क्या रहता है, एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, तो आप विंटर मंथ्स को उठाइए। आप समर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो समर मंथ्स को उठाइए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस पर्पज से आप स्टडी करने जा रहे हो उसी पर्पज से मैच करता हुआ डेटा होना चाहिए। अब मान लीजिए आप रेनफॉल की बात करने जा रहे हैं या टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल मंथ। अब आप दिसंबर जनवरी का डेटा उठा लेंगे या टेम्परेचर उठा लेंगे तो स्टडी गलत हो जाएगी। आप चाहते हैं कि विंटर सीजन में भीलवाड़ा में क्या टेम्परेचर रहता है, रेनफॉल रहता है, उस टाइम का डेटा आपको उठाना है, तो आपको ऑब्वियस है विंटर मंथ्स को क्लिक करना चाहिए। आप वहाँ पे समर मंथ्स को क्लिक कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, डेटा कलेक्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये आपको टाइम एंड कंडीशंस का ध्यान देना है। इसके बाद डिफाइन ऑफ यूनिट्स। डिफाइन ऑफ यूनिट्स का मतलब ये है कि आपको डेटा किस यूनिट में कलेक्ट हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत से जने अभी जैसे आपका कल रिजल्ट आया, यू गाइज हैव गॉट गुड मार्क्स एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर योर बेटर सक्सेस एंड आई होप कि इन अपकमिंग डेज यू विल हैव मोर एंड मोर सच achievements and definitely you will get everything what you want, what you dream। तो अब जैसे हम एक बात करें कि आपसे आपके परसेंटेज कोई पूछता है, तो अगर वहाँ पे आप अपने परसेंटेज बताओ तो एक डिफरेंट सिनेरियो पेश होगा। आप वहाँ पे अपने मार्क्स बताओ तो एक डिफरेंट सिनेरियो पेश होगा, और वहीं पे आप अपनी परसेंटाइल या CGPAs बताओ तो वो अलग चीज़ होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले तक जैसे जब आप CCE पैटर्न में पढ़ रहे थे तो आपके परसेंटेज शो नहीं होते थे, आपका CGPA शो होता था। जबकि अभी आपने आई गेस अगर जिसको हम कह सकते हैं कि 10th बोर्ड दिया है तो वो परसेंटेज में शो हो रहा है। अब आप जैसे बोलो कि मेरा 9 CGPA आया और आप बोलो कि 9% आया, तो दोनों बहुत ड्रास्टिक चीज़ें हो जाती है। 9 CGPA एक बहुत अच्छा CGPA माना जाता है, जबकि 9% एक बहुत बुरा रिजल्ट माना जाता है। तो आप उस 9 के साथ अपनी यूनिट शो कीजिए कि मैं अपना डेटा किस वे में शो कर रहा हूँ। 9 में CGPA की बात कर रहा हूँ या 9% की बात कर रहा हूँ। हमने बोला था स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसके साथ यूनिट क्या कवर हो रही है। आप जैसे जस्ट एन एग्जांपल किसी की एज शो कर रहे हैं तो एज आप ईयर्स में शो करने जा रहे हैं, मंथ्स में शो करने जा रहे हैं, डेज में शो करने जा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। आप किसी की वैल्यू, किसी कमोडिटी की वैल्यू शो करने जा रहे हैं तो वो वैल्यूज़ रुपीज़ में हैं, डॉलर्स में हैं, येन में हैं, तो वो यूनिट्स आपको प्रॉपरली वहाँ पे डिफाइन करनी है। बिना यूनिट्स के अगर आप उस क्वेश्चन को या स्टडी को करने जा रहे हो तो वो डेटा डूबियस हो जाता है और उसकी वजह से फिर रॉन्ग रिजल्ट निकल सकते हैं। एंड फाइनली यू हैव टू सी द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपको पास्ट में जब ये डेटा कलेक्ट हुआ था तो उसमें देखना पड़ेगा कि कितनी एक्यूरेसी के साथ या कितने कॉशियसनेस के साथ ये डेटा वहाँ पे कलेक्ट हुआ था। क्योंकि अगर वो लेस एक्यूरेट डेटा होगा, गलत डेटा होगा, तो ऑब्वियस है कि वो आपकी स्टडी को स्पॉइल करेगा, पोल्यूट करेगा, और एंड यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड। सो दीज आर द प्रिकॉशंस हियर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस टॉपिक में एक टॉपिक आया था या इस चैप्टर में एक टॉपिक आया था टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का, वो हमने
इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको डिस्कस नहीं किया है। प्लस आपके सेंसस और एसएसओ के बारे में डिटेल्स आई हैं, बट आई डोंट फाइंड देम दैट मच इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पर्पस। स्टिल इफ़ आई चेंज माई माइंड या मुझे उसमें कहीं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या जानना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आई विल शेयर दैट विद यू विद प्रायर नोटिस। दिस इज़ द चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा हियर। हम जानते हैं कि कलेक्शन इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी, तो दैट वी हैव डन हियर। इन द फर्दर चैप्टर वी विल टॉक अबाउट सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, जो इसी से थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक है, तो वेट फॉर दैट। टिल दैट please go through the topics properly, go through the defines properly. I am giving you some small defines या some small questions की, and you have to when you are watching the video आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फिलअप कर सकते हैं या इसके आंसर्स के लिए कमेंट कर सकते हैं, एंड इट विल बी ए गुड प्रैक्टिस फॉर द डायरेक्ट रिवीजन ऑफ योर सो कॉल्ड concepts here. So very first question is, which is more trustable data? Which is more trustable data? आंसर प्राइमरी और सेकेंडरी, जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में इसको अपना कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डेंस मैथड या कॉरेस्पॉन्डेंट मैथड इज यूजफुल। वी नो कि कहीं ना कहीं सूटेबिलिटी होगी या कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली कॉरेस्पॉन्डेंस मैथड को फॉलो करती है, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस मैथड को फॉलो करती है। तो वो इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं या वहाँ पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको बताना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पर्पस बेसिस पे भी कह सकते हैं या आप चाहें तो इंडस्ट्री बेसिस पे भी कह सकते हैं, यानी जिस इंडस्ट्री में या जिस फील्ड में इसका ज़्यादा यूज़ होता है वो आप बता सकते हैं। ओके, कलेक्टिंग एनी इन्फो फ्रॉम गूगल is a primary data or secondary data? That's your next question. Collecting any info from Google or accessing any information from Google, that's a primary data or secondary data? You have to tell that. Next, who actually fills a questionnaire? क्वेश्चनेयर को फिल करने का काम कौन करता है? रिमेंबर, एक क्वेश्चनेयर था, एक शेड्यूल था, दोनों को फिल करने वाला इमीडिएट पर्सन अलग अलग होता है। तो आपको बताना है हु एग्जैक्टली फिल्स या एक्चुअली फिल्स एक क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनका आंसर्स या उनको कंप्लीट कौन करता है? दीज आर सम स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चंस. Some more assignments will be provided with the notes also, so stay in touch with that. Please follow the notes properly, follow the live sessions properly, follow the videos properly, and also have a good watch over previous concepts and also on your health. Have some healthy routine, कुछ भी healthy workout हो सकता है, running हो सकती है या exercise हो सकती है, योगा है, meditation है, healthy diet है, healthy lifestyle को follow कीजिए, because health is also so precious for attaining much more upcoming success. Again, I will congratulate all of you on your good results and all the best for the upcoming sessions. This is the end of chapter collection of data. We'll meet you in the next chapter with a new topic. Thank you.